हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रभास रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में। इसका चैप्टर 5 डील करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में, जो कि सेक्शन 27 टू 30 एक्सटेंड करता है। तो आइए आगे जानते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या होता है, इसे कौन अपॉइंट करता है, इसके कौन मेंबर होते हैं, कौन मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सेक्शन 27 डील्स विद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। सेक्शन 27 जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 27 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। The state government shall, by notification in official gazette, constitute for every district one or more child welfare committees for exercising the powers and to discharge the duties conferred on such committees in relation to child in need of care प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन करेगी। किस लिए करेगी? फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स, अपना जो एक पावर जो है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, और जो उसकी ड्यूटीज़ बनती है उनको डिस्चार्ज करने के लिए। किसके रिलेशन में करेगी, किसके लिए करती है ये चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ का गठन किया जाता है। और आगे क्या कहता है? एंड इंश्योर दैट इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटीज इज प्रोवाइडेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। और इंश्योर करेगी कि 2 मंथ के अंदर में ये उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, सेंसिटाइज कर दिया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स को। आगे सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स एज स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट टू अपॉइंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिसको फिट मानेगी उसको क्या करेगी? चेयरपर्सन एक होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे, और उनमें से ऑफ हुम एटलीस्ट 1 शैल बी वोमेन, उनमें से एक हैं जो होंगे वो महिला होगी। एंड अनदर एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रेन, और जो बाकी लोग होंगे वो एक्सपर्ट होंगे चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट shall provide a secretary and other staff that may be required for secretarial support to committee for its effective functioning। जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है वो एक सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगी और अदर स्टाफ प्रोवाइड करेगी। किसको करेगी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। किस लिए करेगी? फॉर सेक्रेटरियल सपोर्ट। सेक्रेटरियल सपोर्ट के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो सेक्रेटरी और अदर स्टाफ प्रोवाइड करेगी। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी अनलेस सच पर्सन हैज़ बिन एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन फॉर एटलीस्ट 7 years। इसका मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कब? जब वो जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। किस फील्ड में इन्वॉल्व होंगे? हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के फील्ड में। कब तक? कितने दिनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो 7 साल, एटलीस्ट 7 years, कम से कम 7 years वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, तभी उनको कमेटी में मेंबर बनाया जाएगा।
आगे बोलता है और या इज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकेट्री और लॉ और सोशल वर्क और सोशियोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट, या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होंगे जिनके पास डिग्री होगी और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होंगे किस फील्ड में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में, लॉ में, सोशल वर्क में और सोशोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट में। इनमें से किसी में वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद डिग्री होंगे तो उनको मेंबर बनाया जाएगा। आगे क्या कहता है सबसेक्शन 5, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर अनलेस ही possess सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसमें आगे बोलता है कि अगर अदर क्वालिफिकेशन जैसा कि दिया गया है वो अगर नहीं होगा तो वो पर्सन को मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अदर क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी इसी एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है। अब सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि कितने दिनों तक वो मेंबर में रहेंगे, तो उसमें बोलता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3 years एज मेंबर ऑफ द कमिटी। 3 years मतलब 3 साल से ज़्यादा वो मेंबर नहीं रहेंगे, 3 साल तक ही वो मेंबर रहेंगे। सब सेक्शन 7 क्या बोलता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कमिटी शैल बी टर्मिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी। इसका मतलब हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो जो जिनको टर्मिनेट करेंगे वो उनको इंक्वायरी के बाद करेंगे। कब करेंगे, जब ये सब चीज़ें जो नीचे दी गई है वो सब अगर पाया जाएगा इंक्वायरी के बाद तो उस मेंबर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो कौन कौन से कारण होते हैं, वो है इफ़ ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड ऑन हिम अंडर दिस एक्ट। मतलब वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो ही हैज़ बीन convicted of an offense involving moral turpitude and such conviction has not been reversed or he has been not been granted full pardon in respect of such offense। मतलब अगर मोरल टर्पिट्यूड में वो कन्विक्टेड हो गए हैं और कन्विक्शन जो है वो रिवर्स नहीं किया गया है, मतलब उनको बदला नहीं गया है, वो कन्विक्ट हो गया है मतलब उनको दोषी पाया गया है। मोरल टर्पिट्यूड में मतलब नैतिकता के विरोध में कोई भी कार्य करते हैं उसमें उनको कन्विक्ट किया गया है और उन उस कन्विक्शन को रिवर्स नहीं किया गया होगा या उनको फुल्ली पार्डन, उनको माफ़ी नहीं दिया गया, जो पार्डन जो दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो नहीं दिया गया होगा तो उस केस में भी उस मेंबर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड क्या बोलता है, इफ़ ही फेल्स टू attend the proceeding of the committee consecutively for 3 months without any valid reason or he fails to attend less than 3/4 of its sitting in a year। इसका मतलब हुआ कि अगर 3 months तक कंसिक्यूटिवली वो मेंबर जो हैं वो अटेंड नहीं करते हैं प्रोसीडिंग को तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और वो जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और उसमें वैलिड रीज़न भी नहीं है कि क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या अगर वो 3/4 जो सीटिंग होती है वो उससे कम अटेंड करते हैं उस केस में भी उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। किनको, मेंबर को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर को। सब सेक्शन 8 क्या कहता है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कंडक्ट ए क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो क्वार्टरली रिव्यू करेंगे किसका, कमेटी के फंक्शनिंग का, कि कैसे वो काम कर रही है उसका वो रिव्यू करेंगे, क्वार्टरली करेंगे। क्वार्टरली मतलब हुआ क्या, 1 साल में 4 बार। द कमिटी शैल फंक्शन as a bench and shall have power conferred by the Code of Criminal Procedure Code 1973 on a metropolitan magistrate or as the case may be judicial magistrate of first class। मतलब जो ये कमेटी है उनके पास जो
फंक्शन है और पावर है वो किस तरह की है, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जिस तरह का फंक्शन करना होता है या पावर होता है, जैसा सीआरपीसी में दिया गया है, उसी की तरह कमेटी के पास भी फंक्शन और पावर होगा। सब सेक्शन 10 क्या बोलता है? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी ग्रीवांस रिड्रेसल authority for child welfare committee, and anyone connected with the child may file a petition before the district magistrate who shall consider and pass appropriate order। इसका मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे वो ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल मतलब किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो होती है तो उसका जो रिड्रेसल, उसको सुधार या उसमें जो कुछ भी डिसीजन लेना होगा फाइनली वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। फॉर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड एनी वन कनेक्टेड विथ चाइल्ड में फाइल अ पिटिशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु शैल कंसिडर एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। मतलब कोई भी किसी प्रकार का पिटिशन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और वो उसका रिगार्डिंग कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 28 में। सेक्शन 28 डील्स विद प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमिटी। सेक्शन 28 जो है वो क्या प्रोसीजर होगा इन रिलेशन विद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके बारे में बताया। सब सेक्शन 1 of section 28 says the committee shall meet at least 20 days in a month। मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होगी वो एक महीने में 20 दिन मीटिंग करेगी एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स एंड प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट इट्स मीटिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब। और जो भी रूल या प्रोसीजर दिया गया है, कैसे कार्य प्रणाली होगी, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कार्य प्रणाली होगी उस मीटिंग की, वो जैसा दिया गया है वैसा ही वो फॉलो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। Subsection 2 of Section 28 says a visit to an existing child welfare care institution by the committee to check its functioning and well-being of children shall be considered as sitting of the committee। इसका मतलब हुआ कि जो विजिट करते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहाँ पे, एन एग्जिस्टिंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे वो बच्चे को रखा जाता है उस इंस्टीट्यूशन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा जो विजिट होती है चेक करने के लिए कि कैसा काम हो रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन, एंड वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन को अच्छे तरह से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, इसको चेक करने के लिए जो जाते हैं विजिट करते हैं उसको भी एक सिटिंग की तरह कंसिडर किया जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर की सिटिंग की तरह उसको काउंट किया जाएगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? ए चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर बीइंग प्लेस्ड इन चिल्ड्रन होम और फिट पर्सन व्हेन कमिटी इज नॉट इन सेशन। जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सेशन में नहीं होगी, मतलब वो एक साथ नहीं होंगे, तब इंडिविजुअल मेंबर के पास भी उस बच्चे को, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन वाले बच्चे को प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन among the members of the committee at the time of taking any decision, the opinion of the majority shall prevail, but where there is no such majority, the opinion of chairperson shall be prevail। इसका मतलब हुआ कि कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाएगा अगर उस मेंबर्स के डिसीजन में, तो मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा उसको मायने रखा जाएगा, उसको माना जाएगा, प्रिवेल करेगा। बट अगर ऐसा कोई मेजॉरिटी नहीं पाया जा रहा है, उस केस में चेयरपर्सन का जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा, मतलब चेयरपर्सन के डिसीजन को माना जाएगा। सब सेक्शन 5 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 1, द कमिटी में एक्ट
notwithstanding the absence of any member of the committee, and no order made by the committee shall be invalid by reason only of the absence of any member during any stage of the proceeding, provided that there shall be at least three members present at the time of final disposal of the case. इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट टू सबसेक्शन वन, मतलब वो एटलीस्ट 20 डेज तो उनका मीटिंग होना ही चाहिए, उसका उससे उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त अगर कोई भी मेंबर एब्सेंट होता है फिर भी उसके डिसीजन को, मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के डिसीजन को इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर कोई भी मेंबर अब्सेंट होते हैं प्रोसीडिंग के दौरान। लेकिन प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट थ्री मेंबर्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, लेकिन फाइनल डिस्पोजल के टाइम में एटलीस्ट कम से कम थ्री मेंबर का प्रेजेंट होना बहुत आवश्यक है। सेक्शन 29 को जानते हैं। सेक्शन 29 सेज अबाउट पावर्स ऑफ कमिटी। सबसेक्शन 1 ऑफ 29, the committee shall have the authority to dispose of the case for the care, protection, treatment, development, and rehabilitation of children in need of care and protection, as well as to provide for the basic needs and protection। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी उसके पास ऑथोरिटी होगा डिस्पोज करने का इस केसेस को। किस टाइप का केसेस को? केयर के लिए जो केस होता है, प्रोटेक्शन के लिए जो केस होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है, डेवलपमेंट सुधार, बच्चों जो चिल्ड्रन जो नीड ऑफ केयर है, जिसकी देखभाल या सुरक्षा करनी चाहिए, इस तरह के बच्चे का केयर का, प्रोटेक्शन का, ट्रीटमेंट का, डेवलपमेंट का, रिहैबिलिटेशन वाले जो जितने भी केस होते हैं उनको डिस्पोज करने की अथॉरिटी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को है। और ये बेसिक नीड एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर अ कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया, सच कमिटी शैल notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but save as otherwise expressly provided in this act, have the power to deal exclusively with all proceedings under this act relating to children in need of care and protection। इसका मतलब हुआ कि जहाँ भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन होता है किसी एरिया में, वो कमेटी क्या होगी, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होंगे उस केसेस से, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर ऑफ एंड प्रोटेक्शन वाले जो केसेस होते हैं उनसे डील करने के लिए। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि notwithstanding anything contained in any other law for the time in force, बाकी किसी अदर लॉ में जो भी कहा गया है उसके बावजूद यहाँ पे ये सारे चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन वाले जो केस होंगे उनके लिए एक्सक्लूसिव जो पावर होगा वह चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास होगा। लेकिन आगे क्या बोला हुआ है? बट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। लेकिन इसी एक्ट में जो अदर प्रोविज़न हैं जो बताएंगे कि इसके अतिरिक्त भी किसी और को पावर दिया गया होगा, तो उस केस में वो कोर्ट भी इस मैटर को डील कर सकती है। लेकिन बाकी अदर जो लॉ है उसमें उससे मतलब नहीं है। इस एक्ट के में इसको मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है। और इस एक्ट में अदर जो कोर्ट होंगे उसको पावर दिया जा सकता है। मतलब सारा का सारा जितने भी पावर है वो इसी एक्ट से चलेगा, ना कि दूसरे लॉ से, दूसरे एक्ट से। अब सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 सेज अबाउट फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमिटी। चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी जो है उनका क्या फंक्शन एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके बारे में बताता है। द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी शैल इंक्लूड
इसमें इंक्लूड मतलब इसके अतिरिक्त भी कोई फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। दिस इज इंक्लूसिव प्रोविज़न, ये याद रखिएगा आप लोग। तो क्या है उसको हम आगे पढ़ते हैं। वन क्या बोलता है, टेकिंग कॉग्निजेंस एंड रिसीविंग द चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। कॉग्निजेंस लेंगे एंड रिसीव करेंगे जो बच्चा उनके सामने प्रोड्यूस किया गया होगा। टू, कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू एंड अफेक्टिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट। इंक्वायरी करेंगे जितने भी इशू हैं उससे रिलेटिंग जो अफेक्ट करता है सेफ्टी को और वेल बीइंग को चिल्ड्रन के, उस सारे मैटर पर ये इंक्वायरी करेंगे। थर्ड, डायरेक्टिंग द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और एनजीओ टू कंडक्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट ए रिपोर्ट बिफोर द कमिटी। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो डायरेक्ट करेगी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, प्रोबेशन ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को, एनजीओ को, कि वो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाए और उस रिपोर्ट को कमिटी मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे, वो उसको डायरेक्ट करेगी। फोर्थ, कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इंक्वायरी करेगी कि फिट पर्सन उस बच्चे के लिए कौन है, इसके रिगार्डिंग भी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। 5, डायरेक्टिंग प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर। फोस्टर केयर में देने के लिए डायरेक्ट करेगी। फोस्टर केयर वो होते हैं जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होके बाकी किसी और के पास दिया जाता है जो उनका पालन पोषण करती है। 6, ensuring care protection, appropriate rehabilitation or restoration of children in need of care and protection based on child individual care plan and passing necessary direction to parent or guardian or fit person or children homes or fit facility in this regard। वो इंश्योर करेंगे केयर को, प्रोटेक्शन को, अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन हो रहा है या नहीं, रिस्टोरेशन ऑफ हो रहा है कि नहीं, किनका, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का। किसके बेसिस पे करेंगे, इंडिविजुअल केयर प्लान जो होता है चाइल्ड का, उनके बेसिस पे उनका ये इंश्योर करेंगे। एंड पासिंग नेसेसरी डायरेक्शन टू पेरेंट, और नेसेसरी डायरेक्शन दिया जाएगा पेरेंट्स को, गार्जियन को, या जो फिट पर्सन है, या चिल्ड्रन होम जहाँ पे वो बच्चे रह रहे हैं, और फिश फैसिलिटी जहाँ पे उनको फिट फैसिलिटी दिया जा रहा है, उन सब के रिगार्डिंग वो इंश्योर करेंगे कि केयर, प्रोटेक्शन और अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन किया जा रहा है या नहीं। 7, selecting registered institution for placement of each child requiring institutional support based on child's age, gender, disability and need and keeping in mind the availability capacity of the institution। वो सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को उस बच्चे के प्लेसमेंट के लिए, रखने के लिए, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए बेस्ड ऑन कि किस बेसिस पर करेंगे, ये चाइल्ड का एज देख कर करेंगे कि किस जगह पर उनको रखना है, तो उसमें किस एज का बच्चा है उस हिसाब से उनको रखेंगे। जेंडर क्या है, गर्ल्स अलग, बॉयज़ अलग, डिसेबिलिटी अगर कोई बच्चे में पाई जाती है तो उनको भी किस जगह पे रखना चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। एंड नीड एंड कीपिंग इन माइंड द अवेलेबल कैपेसिटी, और ऐसा भी ध्यान रखा जाएगा कि उस इंस्टीट्यूशन के पास क्या कैपेसिटी है कि वो इनको रख सकते हैं या अच्छे से या नहीं। और 8 कहता है कंडक्टिंग एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट पर मंथ ऑफ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड रिकमेंडिंग एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और कंडक्ट करेंगे 2 इंस्पेक्शन, कम से कम 2 इंस्पेक्शन विजिट करेंगे उस रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ वाली जगह पे, 2 इंस्पेक्शन 1 महीने में 2 बार। और रिकमेंड करेंगे कि उस जगह का
रेसिडेंशियल फैसिलिटी जहाँ पर दिया जा रहा है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके सर्विस के क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करेंगे। 9. Certifying the execution of surrender deed by the parent and ensuring that they are given time to reconsider their decision as well as making all efforts to keep the family together। और जो पेरेंट्स सरेंडर करते हैं अपने बच्चे को, मतलब दे देते हैं, उनको त्याग देते हैं, तो उन बच्चे को, उन पेरेंट्स को सर्टिफाइड डीड दिया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। लेकिन ये भी इंश्योर करेंगे कि उनके पास रिकंसिडर अपने बातों को पर फिर से विचार करने के लिए एक मतलब उचित मौका दिया गया। उस उचित मौका में उनको ये सारा एफर्ट बनाना है कि वो फैमिली टुगेदर एक साथ रह सके, उस बच्चे को अपने परिवार से अलग ना जाना पड़े। ये सारी जो एफर्ट है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले बनाएंगे। लेकिन अगर फिर भी वो पेरेंट्स सरेंडर करते हैं तो उनको सरेंडर डीड को सर्टिफाई करेंगे ये। 10 क्या बोलता है? इंश्योरिंग दैट ऑल एफर्ट्स आर मेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ abandoned और लॉस्ट चिल्ड्रन टू देयर फैमिलीज फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इस इंश्योर करेंगे, सारा एफर्ट लगाएंगे कि जो बच्चा खो गया है या कहीं पे अबंडन कंडीशन में है, उनको नहीं कोई उनके रहने खाने पीने पेरेंट्स गार्जियन कोई भी नहीं हो उनका, उन बच्चे को रीस्टोर किया जाएगा, उनके फैमिली को खोजा जाएगा, ड्यू प्रोसेस अच्छी तरह से खोजा जाएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि इस एक्ट में बताया गया है। 11 says declaration of orphan, abandoned and surrendered child as legally free for adoption after due inquiry। इसमें कहता है कि आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, अच्छी तरह से इंक्वायरी करने के बाद अगर फिर भी किसी अनाथ को और बच्चे जो सरेंडर बच्चे हैं उनको अगर नहीं रिस्टोर किया जा पा रहा है तो उनको डिक्लेयर करेंगे कि ये ऑर्फन है, एबंडेंट है, सरेंडर चाइल्ड है, और उनको डिक्लेयर करेंगे कि ये अब लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन है, मतलब उनको अब गोद दिया जा सकता है, तो उनको वो डिक्लेयर करेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले। 12. Taking suo motu cognizance of cases and reaching out to children in need of care and protection who are not produced before the committee, provided that such decision is taken by at least 3 members। मतलब अगर किसी भी बच्चे को जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, जिसकी देखभाल या सुरक्षा करनी चाहिए, उस बच्चे को अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा के समक्ष नहीं प्रोड्यूस किया गया है तो उस केस में सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करेगी कि उनको खुद ही उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन और उसको बाकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको देगी, प्रोवाइडेड, लेकिन उस डिसीजन को लेने में कम से कम 3 मेंबर का होना जरूरी है। 13. Taking action for rehabilitation of sexually abused children who are reported as children in need of care and protection to the committee by a special juvenile police unit or local police as the case may be under protection of children from sexual offences act 2012। मतलब जिस बच्चे के प्रति अगर ऐसा पाया जा रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है बाई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस के द्वारा कि उस बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है, जैसा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जिसको हम पॉक्सो भी कहते हैं, उसके तहत अगर वो बच्चे पर सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है उस केस में भी उस बच्चे का रिहैबिलिटेशन करने के लिए एक्शन लेगी।
dealing with cases referred by the board under subsection 2 of सेक्शन 17। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 में जो कहा गया था कि कोई भी बच्चा जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसको अगर नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी चाहिए होगा, तो उस केस में जो बोला गया था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दिया जाएगा, तो वैसे केसेस को भी यहाँ पर डील किया गया है। 15. Coordinate with the police, labor department and other agency involved in the care and protection of children with support of district child protection unit and the state government। ये कोऑर्डिनेट करेंगी पुलिस के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ या अदर एजेंसी जो चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन को सपोर्ट करती है, with the support of district child protection unit and state government। ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और या स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करेगी पुलिस के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ या अदर एजेंसी के साथ। 16. In case of complaint of abuse of child in any child care institution, the committee shall conduct an inquiry and give direction to police or district child protection unit or labor department or child line services as the case may be। अगर इन किसी बच्चे के साथ एब्यूज़ किया गया, चाइल्ड एब्यूज़ का कंप्लेन आया किसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे वो बच्चा रखा गया है, उसके अंदर अगर चाइल्ड के एब्यूज़ का कंप्लेंट आया, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करेगी कि वो एक इंक्वायरी करेगी और डायरेक्शन देगी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और लेबर डिपार्टमेंट या चाइल्ड लाइन सर्विस को, जैसा कि केस में ज़रूरत पड़ता है। 17. एक्सेसिंग अप्रोप्रिएट लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन। इसमें बोला गया कि चिल्ड्रेन जो होगा उसको एक अप्रोप्रिएट लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, एक्सेस करवाएगी, ताकि वो अपना जितने भी ज़रूरतें हैं, लीगल मैटर्स हैं, वो उनको डील कर सकें। 18 क्या कहता है, सच अदर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये मतलब अदर कोई भी फंक्शन होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है, वो भी कर सकती है। इसीलिए इसको इंक्लूसिव सेक्शन बोला गया था कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इस सारे फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी और भी फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।